स्कूल के सभी अमीर लड़के लड़कियां कैंटीन में खाना खाने आ गए थे। मैं कैंटीन के एक कोने में बैठा था। मेरी नजरें अपनी प्लेट में रखी स्टीम्ड ग्रुपर मछली पर थीं। मैं पल भर के लिए सुन रह गया, क्योंकि इस रईस स्कूल का एक गुप्त नियम था। असली रईस मछली खाते समय सिर्फ उसके गालों का नरम हिस्सा ही खाते हैं। इसलिए अगर कोई मछली की पीठ का हिस्सा बड़े बड़े निवालों में खाता है तो तुरंत पता चल जाता है कि वो किसी गरीब घराने का बच्चा है। रईसों के इस खेल में ये हम जैसे बहरूपियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा इम्तिहान था। अनगिनत लोग इसी टेस्ट में पकड़े जा चुके थे और आखिर में उनकी बुरी तरह बेइज्जती हुई थी। मैंने इस इम्तिहान के लिए खास तौर पर 15 दिनों तक घर पर ही इसकी प्रैक्टिस की थी। जब मैंने बिना कोई भाव दिखाए अपने चॉपस्टिक्स मछली के गाल वाले नरम हिस्से की तरफ बढ़ाए तो मैं साफ महसूस कर सकता था कि आस पास से मुझे घूरने वाली चुभती निगाहें थोड़ी कम हो गई थीं। अचानक तांग तांग अपनी खाने की प्लेट पकड़े हुए दौड़ती आई और ठीक मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मेरे सामने रखी स्टीम्ड ग्रुपर मछली को देखा और मुझसे घुलने मिलने की कोशिश करने लगी। गु मोयान, तुम्हें भी मछली खाना बहुत पसंद है क्या? क्या इत्तेफाक है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। मैंने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया, बस हल्का सा सिर हिला दिया, मानो तांग तांग के सवाल का यही मेरा जवाब था। हालांकि मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि क्लासरूम में मैंने जो प्यार का इजहार किया था वो बस एक मजाक था। लेकिन तांग तांग तो उम्मीद से कहीं ज्यादा मेरे पीछे ही पड़ गई थी। वो लगातार मेरे सामने हाथ पैर हिला कर इस रईस स्कूल की गपशप सुनाने में लगी थी। तांग तांग की बातों से माहौल इतना हल्का हो गया था कि मैं उसमें खो सा गया और धीरे धीरे मेरी सतर्कता कम होने लगी। मछली की तरफ बढ़ते मेरे चॉपस्टिक्स अचानक फिसल गए और मैं गलती से मछली की पीठ का हिस्सा उठाने ही वाला था। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए और पल भर में ही मेरे चेहरे पर ठंडा पसीना छलक आया। भले ही मैंने 15 दिनों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन आखिरकार इस एलीट स्कूल में कदम रखने से पहले मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय तक सिर्फ मछली की पीठ का हिस्सा ही खाया था। वो तो बस एक गरीब की आदत थी, मेरी फितरत। तांग तांग ने जब मुझे ऐसा करते देखा तो उसने फौरन मुझे रोक दिया। उसे लगा कि मैं अभी विदेश से लौटा हूँ और मुझे यहाँ के अमीरों वाले तौर तरीके नहीं पता। इसलिए उसने बड़े प्यार से मुझे टोकते हुए कहा, मछली की पीठ का हिस्सा मत खाओ, तुम अभी विदेश से आए हो ना, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। हमारे स्कूल में एक अनकहा नियम है, यहाँ मछली खाते वक्त सिर्फ उसके गालों का नरम हिस्सा ही खाया जाता है, वरना लोग समझेंगे कि तुम किसी गरीब खानदान से हो। शुक्र है कि तांग तांग बहुत ही भोली है और उसे मेरी अमीरी पर जरा भी शक नहीं हुआ, वरना तो मेरी पोल ही खुल जाती। मैंने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलने दिए और तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स की दिशा बदल दी और बड़ी सफाई से मछली के गाल का एक नरम टुकड़ा उठा लिया। फिर उसे मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाने लगा। इसके बाद मैंने तांग तांग की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, खाना बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। तांग तांग ने राहत की सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। मुझे तो पहले ही पता था, हमारे गुमोयान भला मछली की पीठ का हिस्सा क्यों खाएंगे, तो आप खाना बर्बाद होने से बचा रहे थे। गुमोयान सच में कितने प्यारे और सुलझे हुए इंसान है ना। शायद मुझे सच में उनसे थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है। उधर दूसरी मंजिल पर 4 बड़े रईस खानदानों के उस वीआईपी डाइनिंग रूम में ली शियाओ की तेज नजरों ने मुझे अभी मछली की पीठ वाला हिस्सा उठाते हुए देख लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपने सामने बैठे ची हांझो की तरफ देखा और बोला, हांझो, तुमने देखा वो गु मोयान अभी मछली की पीठ का हिस्सा खाने जा रहा था। ची हांझो ने अपने हाथ में पकड़े रेड वाइन के गिलास को हल्का सा घुमाया और नीचे खड़े उस शांत लड़के को शक की नजरों से घूरने लगा। बात तो थोड़ी अजीब है, लेकिन विदेशों में रहने का तौर तरीका काफी अलग होता है ना, तो उसका ऐसा करना कोई बहुत हैरानी की बात भी नहीं है। ली शियाओ ने असहमति जताते हुए अपनी भव्य सिकोड़ी, क्या सच में ऐसा ही है? मुझे तो इस मशहूर गु परिवार के छोटे नवाब में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी है। यह कहते हुए ली शियाओ अचानक अपनी जगह से उठा और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। इस बीच मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा बड़े ही शान से अपना खाना खा रहा था। तांग तांग भी मुझे उन 4 बड़े रईस घरानों की स्कूल की मशहूर कहानियां सुना रहा था। तभी अचानक एक काले साये ने कैंटीन की इकलौती रोशनी को रोक दिया। मैंने और तांग तांग ने जैसे ही सिर उठाया तो हमारी नजर सीधे ली शियाओ पर पड़ी, जो अपने उसी नवाबों वाले अकड़ू अंदाज में खड़ा था। उसने नीचे मेरी प्लेट की तरफ देखा जिसमें रखी ग्रुपर मछली का ज्यादातर हिस्सा मैं खा चुका था और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है,
छोटे नवाब गु, लगता है आप अभी विदेश से लौटे हैं, इसलिए मछली खाने का हमारा तौर तरीका नहीं जानते। कहो तो मैं सिखा दूं। यहाँ का तमाशा देखकर बाकी सबने तुरंत अपने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और चारों तरफ से उत्सुक निगाहें हमें घूरने लगीं। आखिर 4 बड़े रईस खानदानों के ली श्याओ की टक्कर सबसे अमीर माने जाने वाले गु परिवार से जो हो रही थी, और ऐसा ड्रामा भला कौन मिस करना चाहेगा। ली श्याओ ने लापरवाही से पास रखी एक कुर्सी खींची और बड़े आराम से मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेपरवाही झलक रही थी। उसने मछली वाली प्लेट को मेरी तरफ और खिसकाते हुए कहा, क्या हुआ, हिम्मत नहीं है या फिर विदेश में रहते रहते ऐसी ही घटिया आदतें पड़ गई हैं, गरीबों का मजाक उड़ाने वाली। उसकी इस बात को सुनकर मैंने अपने चॉपस्टिक्स को कसकर पकड़ लिया और अपने अंदर के गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया। ये उकसाना, ये तो सरेआम उकसाने वाली बात है। लगता है मेरी जरा सी लापरवाही ने उन 4 रईस खानदानों के मन में शक पैदा कर दिया है। मुझे आगे से और ज्यादा सावधान रहना होगा। मैंने ली श्याओ की इन बातों को नजरअंदाज किया और बड़ी शान से अपना रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछने लगा। मैंने अपनी सर्द निगाहों से ली श्याओ की तरफ देखा। दूसरों के पचसे में फालतू की टांग अनाने का बड़ा शौक है न तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मन ही मन मुझ पर मरता है? मेरे इतना कहते ही आसपास एकदम से सन्नाटा छा गया और फिर हंगामा मच गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मैं 4 सबसे बड़े अरबपति खानदानों के वारिसों में से एक की सबके सामने बेइज्जती कर दूं। ले शाओ का चेहरा पल भर में शर्म और गुस्से से लाल टमाटर हो गया। उसने बौखलाहट में जोर से मेरे पर हाथ मारा और खड़ा हो गया और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए मुकरने लगा, बकवास बंद कर, मैं 100% स्ट्रेट लड़का हूँ, समझे? मैं और तुझसे प्यार करूँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता तुझ जैसे मामूली और लावारिस लड़के से। क्या मजाक है ये? मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपनी खाने की ट्रे उठाई और खड़ा हो गया। फिर एक तिरस्कार भरी नजरों से ले शाओ को देखा। सही कहा तूने, मुझसे प्यार करना तेरी औकात के बाहर है। इतना कहकर मैं वहाँ से पलटकर चल दिया। ले शाओ मेरी पीठ की तरफ उंगली उठाते हुए गुस्से से थर थर कांप रहा था। तांग ने जब ये नजारा देखा तो वो भी तुरंत मेरे पीछे आ गई और जब वो ले शाओ के पास से गुजरी तो उसने मुंह बनाते हुए ताना मारा, बिल्कुल सही हुआ तेरे साथ। किसने कहा था कि बिना बात के पंगे ले? उधर ऊपर खड़ा चीहान झो नीचे हो रहे इस पूरे तमाशे को देख रहा था। वो मन ही मन काफी हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ले शाओ इतनी जल्दी हार मान लेगा। चीहान झो ने अपने हाथ में पक्षे रेड वाइन के गिलास को हल्के से घुमाया और उसके होंठों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। दिलचस्प, अब इस खेल में और भी मजा आने वाला है। मैं अपनी क्लास में लौट आया और क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगा। तभी मेरे फोन पर एक अजीब सा अनजान मैसेज आया, कुछ दिन अपना ख्याल रखना और बचकर रहना। ले शाओ की सबके सामने बहुत गंदी बेइज्जती हुई है, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। यह मैसेज किसने भेजा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उस मैसेज में जो इंसान ले शाओ को सीधे उसके नाम से बुला सकता है वो यकीनन बाकी 4 बड़े रईस खानदानों के वारिसों में से ही कोई एक होगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और गहराई से सोचा, पर मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मेरी मदद करेगा। मैंने बहुत देर तक सोचा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने अपना फोन नीचे रख दिया और इस बात को फिलहाल के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया। आखिर इस इंसान ने जब मुझे मैसेज करके ले शाओ से बचकर रहने की चेतावनी दी है, तो इसका मतलब है कि वो फिलहाल मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। कुछ और दिन बीत गए और बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक ले शाओ ठीक उसी तरह हरकतें करने लगा जैसी मैसेज में चेतावनी दी गई थी। वो बार बार मेरे सामने आकर मेरा ध्यान खींचने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसने सीधे तौर पर लोगों को मुझे घेरने के लिए नहीं भेजा, लेकिन उसके तरीके और भी ज्यादा घटिया थे। मेरी डेस्क के अंदर चूहे रख देना, मेरी कुर्सी पर गोंद लगा देना, या फिर जानबूझकर मेरे सामने ऐसी बातें करना जो सिर्फ इन अमीर जादों की ही समझ में आती हैं। लेकिन उसकी इन बचकानी हरकतों से वो मुझे परेशान तो क्या ही कर पाता। उल्टे मैंने उसी के तरीकों से उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। इसी का नतीजा था कि इन दिनों कोई भी शरारत क्यों न होती, मैं उसका सीधा इल्जाम ले शाओ के सिर पर ही मर देता था। आखिर में ले शाओ इन सब से इतना तंग आ गया कि वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शांत हो गया और उसने मेरे रास्ते में अड्डंगे डालना बंद कर दिया। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया और खेल भी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। मैं उस भारी भरकम इनामी रकम को जीतने की ओर भी करीब पहुंच गया था। इसी बीच
मेरी और तांग तांग की दोस्ती काफी गहरी हो गई और गू खानदान के छोटे नवाब होने का नाटक करने की वजह से कई अमीर और रईस लोग मेरी चापलूसी करने चले आते थे। मेरी जेबें भी अब पैसों से भरने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा हो, लेकिन जब समय बीतता है तो दरारें नजर आने ही लगती हैं। शुरुआत में जिसने मेरा सामान उठाने में मदद की थी, उस जेंग रुई को मुझ पर शक होने लगा था, सिर्फ इसलिए कि उसने देखा कि एक हफ्ते में मैंने 2 दिन एक ही कपड़े पहने थे। बचपन से ही ऐशो आराम में पले बढ़े इन अमीर जादों और शहजादियों के लिए तो ये किसी पाप से कम नहीं है। एक बार स्पोर्ट्स क्लास के बाद मैंने देखा कि किसी ने मेरे बैग की तलाशी ली थी। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा और तभी मेरी नजर जेंग रुई पर पड़ी, जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत सतर्क हो गया। हालांकि मैंने अमीरों से जुड़ी वो सारी जानकारी पहले ही छिपा दी थी, लेकिन मुझे पता था कि जेंग रुई जैसे लोग अगर अपना मतलब निकालने के लिए सबसे पहले मुझसे दोस्ती कर सकते हैं, तो अपने फायदे के लिए वो कभी भी मेरी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। अगर उसे भनक भी लग गई कि मैं कोई अमीर नहीं बल्कि एक ऐसा गरीब हूँ जिसके पास कभी खाने तक के पैसे नहीं थे, तो अपनी नीच सोच के चलते वो पक्का मुझसे बहुत बुरी तरह बदला लेगा। एटिकेट क्लास के दौरान जेंग रुई जानबूझकर मेरे पास आया और मेरे उन लिमिटेड एडिशन जूतों की तरफ इशारा करने लगा जो मैंने 3 दिन से पहन रखे थे, और जानबूझकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे गो साहेब, तुम्हारे ये लिमिटेड एडिशन जूते, मैं देख रहा हूँ कि तुम 3 दिन से यही पहने हुए हो, इन्हें बदल क्यों नहीं लेते? गुओ परिवार इतना बड़ा खानदान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं बचे? यह सुनते ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं और चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। हाँ यार, मैंने भी गुओ को कई बार यही जूते पहने देखा है। कहीं ये गुओ परिवार का लड़का होने का नाटक तो नहीं कर रहा? कहीं ये उन गंदे और नीच लोगों में से तो नहीं जो अमीर होने का दिखावा करते हैं? लोगों के ताने और शक भरी बातें सुनकर जेंग रुई के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान आ गई। मैं एक ही पल में समझ गया कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो चाहता था कि मैं घबराकर सबके सामने अपनी पोल खोल दूं। मैंने भी बेपरवाही से अपनी भौहें उठाई और फिर उसे नीची नजर से देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? मेरे ये जूते एक बहुत ही मशहूर इंटरनेशनल डिजाइनर ने खास तौर पर विंटेज लुक में बनाए हैं। हर एक जूते को एक खास तरीके से बनाया जाता है। ये जितने पुराने दिखते हैं उतने ही महंगे होते हैं। जेंग रुई ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया। उसे लगा कि मैं बस डींगे हाँक रहा हूँ। तुम यहाँ खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। ये पुराना दिखने वाला डिजाइन क्या होता है? मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। मुझे तो लगता है कि तुमने किसी सड़क किनारे की दुकान से कोई सस्ता जूता उठाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। बहुत से लोगों ने जेंग रुई की बात पर यकीन भी कर लिया, लेकिन तभी ब्रांड्स की समझ रखने वाले एक लड़के ने हैरानी से कहा, अरे मैं जानता हूँ इन जूतों को। सुना है कि ये अभी देश लौटे मास्टर केविन का आखिरी मास्टरपीस है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 ही जोड़े हैं। ये सुनकर सबके सब हक्के बक्के रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सच में ऐसे जूते होते हैं जो जितने पुराने दिखे उतने ही महंगे होते हैं। जेंग रुई सदमे में पीछे खिसक गया। यह कैसे हो सकता है? मैं मन ही मन मुस्कुराया। बिल्कुल यही तमाशा तो मैं चाहता था। उस दिन जब मुझे पता चला कि जेंग रुई ने मेरे बैग के साथ छेड़छाड़ की है, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ऐसा दिन जरूर आएगा। इस पलटवार के लिए मैंने खास तौर पर एक जासूस लगाकर पता करवाया था कि मास्टर केविन के ये लिमिटेड एडिशन जूते आखिर हैं कहाँ, और मुझे हैरानी के साथ पता चला कि इनमें से एक जोड़ा किसी म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। मैंने रईसों के इस स्कूल में अपने सबसे अमीर खानदान के वारिस होने का जो रुतबा बनाया था, उसी का रौब झाड़कर म्यूजियम के मैनेजर को डरा दिया और आखिर में अपने बचे खुचे सारे पैसे लगाकर नमरखात म्यूजियम से ये जूते किराए पर ले लिए। पिछले 3 दिनों से मैं जानबूझकर ये जूते पहनकर जेंग रुई के सामने घूम रहा था ताकि जेंग रुई को मेरी हैसियत पर शक होने लगे। मैंने उसे हर तरह से अपने इशारों पर भी नचाया ताकि उसका सब्र टूट जाए और वो सबके सामने मेरी पोल खोलने की कोशिश करे और मैं जेंग रुई के इसी झूठे इल्जाम का फायदा उठाकर खुद को गू परिवार के असली वारिस के रूप में साबित कर सकूं। इसके बाद कोई भी इंसान मेरे बार एक ही कपड़े पहनने पर कभी सवाल नहीं उठाएगा। सब लोग बस यही मानेंगे कि यह मेरी वो प्राइवेट कस्टमाइज्ड चीजें जिन्हें खरीदने की उनकी औकात ही नहीं है। यह तरीका तो बिल्कुल एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। मैंने झटके से जेंग रुई का हाथ पकड़ा और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। मैंने पहले से रखी हुई ईंट उठाई। मेरी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। तूने किस हाथ से मेरा बैग टटोला था? जेंग रुई का शरीर पल भर में सुन्न पड़ गया।
डर के मारे उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उसकी इस हरकत का पहले ही पता चल गया था। जेंग रुई को भी अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद उसने किसी बहुत ही ताकतवर और रईस खानदान से पंगा ले लिया है। डर की एक सिहरन उसके पैरों से लेकर सिर तक दौड़ गई, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जेंग रुई की हालत क्या है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने बिना कोई रहम खाए ईंट से उसकी कलाई तोड़ दी और पलटकर वहाँ से चला गया। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे स्कूल में जल गई। वीआईपी रेस्ट रूम के अंदर चारों बड़ रईसज़ादे एक साथ बैठे बात कर रहे थे। वो इस रॉयल गेम को और मुश्किल बनाने के रूल्स पर चर्चा कर रहे थे। ची हांझो बड़े ही बेपरवाह अंदाज में अपने हाथ में पेन घुमा रहा था। तभी लेंग युएजियान ने खामोशी तो सी और सबसे पहले बोलना शुरू किया। इस बार के खिलाड़ी वासी काफी शातिर हैं। इतना समय बीत चुका है, फिर भी कुछ लोगों की सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल, लगता है अब इस गेम को थोड़ा और मुश्किल बनाने का वक्त आ गया है। लेकिन तांग तांग को यह रॉयल गेम बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब बहुत बोरिंग है, तुम लोग करो इसके बारे में बात। मुझे तो अपने प्यारे गू मोयान से मिलने जाना है, उसने झुंझलाते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहा। और इतना कहकर वो मुड़ कर वहाँ से चली गई। गू मोयान का नाम सुनते ही ली शियाओ की आंखों में एक चालाकी भरी चमक आ गई और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। गेम के बारे में मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। ली शियाओ ने उन दोनों के करीब जाकर उनके कान में कुछ फुसफुसाया। ली शियाओ की ये तरकीब झट से मान ली गई। लेंग युएजियान ने भले ही बाहर से असहमति जताई, लेकिन आखिर में उसने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। और उधर मैं अपने बेडरूम के बड़े से मुलायम बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। मेरे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी जब मैंने अपने फोन में बचे हुए ना के बराबर पैसों को देखा। हालांकि मैंने बड़ी चालाकी से जेंग रुई द्वारा मेरी पोल खोले जाने के खतरे को टाल दिया था, लेकिन इसकी वजह से मेरी जेब पूरी तरह से खाली हो गई है। अब मेरे लिए सबसे जरूरी है किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करना, क्योंकि गेम खत्म होने में अभी भी लगभग एक हफ्ते का समय बाकी है। जब मैं परेशान होकर पैसे कमाने का कोई जुगाड़ सोच रहा था, तभी मेरे फोन पर एक मैसेज की टोन बजी। मैंने क्लास के ग्रुप में आया हुआ वॉइस मैसेज प्ले किया। अगले शुक्रवार की रात को स्कूल में हर साल होने वाली फ्रेशर्स पार्टी रखी गई है। उस वक्त हर एक नए स्टूडेंट को अपने साथ लानी होगी, अपने खानदान की पहचान बताने वाली कोई खास निशानी, और उसके बारे में बताना भी होगा। यह सुनकर मैं एकदम से चौंक कर बिस्तर पर उठ बैठा और फोन की स्क्रीन को घूरने लगा। अरे यार, मैं तो झोपड़पट्टी में पला बढ़ा एक गरीब लड़का हूँ। मैं अपने खानदान की पहचान बताने वाली कोई खानदानी निशानी कहाँ से लाऊंगा? ऐसे तो मिनटों में मेरी पोल खुल जाएगी। मैंने सिर झुकाया और गहरी सोच में पड़ गया। यह साफ तौर पर हम जैसे ढोंगियों को फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल था। इस अमीर स्कूल में पहले तो कभी ऐसा कोई नियम नहीं था। क्या उन लोगों की सब्र का बांध टूट गया है, या फिर उन्हें कुछ भनक लग गई है? खैर, जो भी हो, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। जब मैं टेंशन के मारे इधर उधर चक्कर काट रहा था, तभी उसी अनजान नंबर से एक और मैसेज आया। अगर इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो आज रात 10 बजे स्कूल की छत पर मिलो। मैं बहुत देर तक इस मैसेज को घूरता रहा और आखिरकार मैंने वहां जाने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि एक अमीरजादा बने रहने के लिए यही मेरा आखिरी सहारा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और मैं तय वक्त पर स्कूल की छत पर पहुंच गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां कोई ऐसा इंसान मिलेगा। लेंग यू जियन पलटी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। हल्की हवा से उसके बाल लहरा रहे थे और उस सन्नाटे भरी रात में उसकी हाई हील्स की टक टक की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। लेंग यू जियन ने मेरे चेहरे पर छाई हैरानी को देखा और वो हल्के से मुस्कुरा दी। क्या हुआ? मुझे देखकर हैरानी हुई। मैंने अपनी हैरानी छुपाते हुए खुद को नॉर्मल किया। अमीर घराने का दिखावा छोड़कर मैंने अपना असली रूप दिखा दिया। आखिरकार जब लेंग युएजियान मुझे ऐसा मैसेज भेज सकती है, तो पक्का उसने मेरी असलियत का पूरा पता लगा लिया होगा। अब ये सारा दिखावा बेमानी सा लगने लगा था। मैंने अपने सामने खड़ी उस बेहद खूबसूरत लेंग युएजियान को देखा और ना में सिर हिलाया। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? लेंग युएजियान ने एक जेब का लॉकेट निकाला जिस पर गू परिवार का निशान बना था और मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह गू परिवार के छोटे मालिक का निजी लॉकेट है। बस ये एक नकल है, लेकिन उन बेवकूफ अमीरजादों और अमीरजादियों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है। मैं पल भर के लिए हैरान रह गया और हाथ बढ़ाकर इसे लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह देखकर लेंग युएजियान ने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती वह लॉकेट मेरे हाथ में थमा दिया। इसे रख लो,
इसे उस एहसान का बदला समझो जब 10 साल पहले तुमने गली की उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ये बस उसी का एक छोटा सा शुक्रिया है। उसके इतना कहते ही मेरे दिमाग में यादों का सैलाब आ गया। मुझे अचानक याद आया कि 10 साल पहले एक गली में कुछ गुंडों ने एक बेचारी